हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्र एकेडमी। इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में ये हमारा 4th लेक्चर है। 4th चैप्टर हमारा है एयर। चैप्टर पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हम एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट लेयर होगी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन लास्टली एग्जोस्फेयर। फिर हम देखेंगे वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशंस। हमारी धरती के चारों तरफ एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर या फिर हवा की एक बहुत बड़ी चादर जैसी होती है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। धरती पर रहने वाली सभी जीव जंतु या फिर लिविंग बींग्स इसी एटमॉस्फेयर पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ये एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, साथ ही सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमें बचाता है। अगर ये हवा की चादर ना हो तो दिन में अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रात में बहुत कम। तो हम समझें कि ये एटमॉस्फेयर ही है जो धरती पर तापमान को रहने लायक बनाता है। बच्चों, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा नहीं है। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी अन्य गैसेस के मिक्सचर को इनटेक करते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन ये अन्य और हाइड्रोजन ये अन्य गैसेस हैं जो कि कम मात्रा में मौजूद होती हैं। इनके अलावा अन्य गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स ये भी हमारी हवा में मौजूद होते हैं। इस पाई चार्ट में आप सभी गैसेस के डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, और ये सभी गैसेस के मिक्सचर को हम जब सांस लेते हैं तो इनटेक करते हैं। हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी अपने अंदर लेते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन पौधे जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से या फिर एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। मिट्टी में रहने वाले कुछ बैक्टीरियाज और कुछ पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेती हैं और उसे एक पेड़ के यूजेबल फॉर्म में चेंज करती हैं ताकि प्लांट उनका यूज़ कर सके। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली गैस है। ह्यूमंस और एनिमल्स इसी ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। पेड़ पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने समझा कि जानवर और ह्यूमंस जो होते हैं वो ऑक्सीजन सांस लेने अपने अंदर लेने के लिए काम में लेते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरह से इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। अगर हम ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और इससे हमारा सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अपने लिए खाना बनाने में, और उसके बाद में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि इंसान और जानवर जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अपने खाना बनाने में या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इंसान जब ऑक्सीजन गैस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो ये बैलेंस बना रहता है। लेकिन हम लोग जब ये कोयला या फिर प्लास्टिक जैसी चीज़ें जलाते हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। ये सभी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जोड़ देता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे
अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है, जिसको कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी अपने अंदर लेते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन पौधे जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से या फिर एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। मिट्टी में रहने वाले कुछ बैक्टीरियाज और कुछ पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेती हैं और उसे एक पेड़ के यूजेबल फॉर्म में चेंज करती हैं ताकि प्लांट उनका यूज़ कर सके। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली गैस है। ह्यूमंस और एनिमल्स इसी ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। पेड़ पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने समझा कि जानवर और ह्यूमंस जो होते हैं वो ऑक्सीजन सांस लेने अपने अंदर लेने के लिए काम में लेते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरह से इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। अगर हम ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और इससे हमारा ऑक्सीजन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अपने लिए खाना बनाने में, और उसके बाद में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि इंसान और जानवर जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अपने खाना बनाने में या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इंसान जब ऑक्सीजन गैस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो ये बैलेंस बना रहता है। हम लोग जब ये कोयला या फिर प्लास्टिक जैसी चीज़ें जलाते हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। ये सभी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जोड़ देता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है, जिसको कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी जो हवा होती है वो डेंस होती है और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की टेंडेंसी होती है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो आसपास में जो ठंडी हवा होती है जो कि डेंस होती है और वो नीचे रहती है, वो वहाँ से उस गर्म हवा की वजह से, गर्म हवा के ऊपर उठने की वजह से जो जगह खाली हुई है उसको भरने के लिए आ जाती है, और इसी प्रोसेस को एयर सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर को टोटल 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये लेयर्स अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। ये इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है। हम जो सांस लेते हैं वो जो एयर होती है वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है। सारे जो वेदर फिनोमिनाज होते हैं जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ये सभी इसी लेयर में होते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारी सेकंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के बाद स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। जितने भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं या फिर बादल या फिर क्लाउड्स होते हैं, ये लेयर उससे फ्री होती है। मतलब इस लेयर में ऐसे वेदर फिनोमिनाज प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसीलिए ये लेयर जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके उड़ने के लिए आइडियल जगह होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि एरोप्लेन्स को उड़ने के लिए एक क्लियर इन्वायरमेंट या फिर एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इस लेयर का है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस मौजूद होती है। हमने अभी देखा था कि ओजोन लेयर हमें सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है।
स्ट्रेटोस्फेयर के बाद थर्ड लेयर हमारी है मीसोस्फेयर। ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर उसके बाद में शुरू होती है और 80 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। जब स्पेस से मीटेओराइट्स अर्थ में एंटर होते हैं तो वो इसी लेयर में आकर जल जाते हैं। जब आप धरती से देखते हैं और जिसको कि आप टूटता हुआ तारा बोलते हैं, वो यही बर्निंग मीटेओराइट्स होते हैं जो कि मेसोस्फेयर लेयर में आकर फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। फोर्थ लेयर हमारी होती है थर्मोस्फेयर। इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है वो रैपिडली राइज होता है इसके हाइट के हिसाब से। आयनोस्फेयर इसी लेयर का पार्ट होता है और ये लेयर 80 से 400 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। ये लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, मतलब धरती से जो भी रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं वो थर्मोस्फेयर लेयर पर जाकर के अर्थ में वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे कि आप रेडियो लास्ट और अपर मोस्ट लेयर हमारी होती है एग्जॉस्फेयर। ये लेयर बहुत ही थिन होती है, मतलब इस लेयर में जो हवा होती है वो बहुत ही थिन होती है। लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन ये इस लेयर को फॉर्म करती हैं और जो स्पेस होता है वो यहीं से शुरू होता है। बच्चों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अर्थ सूरज की जो एनर्जी होती है उसके 2 अरब भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है और यही 1 भाग अर्थ पर आप जितनी भी लाइफ देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर और हम जो भी काम करते हैं उसमें जो भी एनर्जी लगती है वो सभी लाइफ इसी एक अर्थ की एनर्जी के 1 भाग से ही चलती है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं। जो वेदर होता है वो एटमॉस्फेयर की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जैसे कि बारिश के मौसम में थोड़ी देर पहले बारिश होती है और उसके बाद में जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो फिर धूप निकल आती है। तो वेदर दिन प्रतिदिन या फिर घंटे के हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि एक लंबे पीरियड में किसी जगह का एवरेज जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनको निकालकर हम उस जगह का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। तो वेदर एक शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं और क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म चेंज होता है। इसीलिए आप टीवी पर वेदर फोरकास्ट सुनते हैं, क्लाइमेट फोरकास्ट नहीं। हवा में कितनी गर्मी या कितनी ठंड है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। जो टेम्परेचर होता है वो दिन और रात के अलावा सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। जैसे कि दिन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, वैसे ही सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इंसोलेशन एक फैक्टर है जो कि टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है या फिर जिसकी वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आते हैं। इंसोलेशन सूर्य से आने वाली वह एनर्जी है जिसको कि अर्थ एब्जॉर्ब करती है, मतलब सूरज से आने वाली कितनी एनर्जी को अर्थ एब्जॉर्ब करती है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। ये इंसोलेशन इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ करती है और इसी के साथ साथ में टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पर होता है और फिर पोल्स की तरफ जाते जाते ये टेम्परेचर कम होता जाता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर सन से आने वाली जो इंसोलेशन जो रेज़ होती हैं वो बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होती हैं या फिर परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन बहुत कम होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका या फिर इक्वेटर पर मौजूद जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पोल्स पर हमेशा एंटार्कटिक और आर्कटिक जो रीजन है वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि शहरों में गाँवों की तुलना में बहुत अधिक टेम्परेचर होता है या तापमान होता है, क्योंकि शहरों में जो मेटल से बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं या फिर एसफॉल्ट से बनी हुई जो रोड होती हैं वो दिन में गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं
और बहुत धीरे धीरे करके वो रात में उस एनर्जी को छोड़ती हैं, जिस कारण से वहाँ पर वो जो गर्मी है वो ट्रैप रह जाती है या फिर बाहर नहीं निकल पाती, और इसलिए शहरों में तापमान गाँवों की तुलना में ज़्यादा होता है। बच्चों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे आसपास जो हवा मौजूद होती है वो हमारी बॉडी पर प्रेशर डालती है, लेकिन हमें ये प्रेशर फील नहीं होता है, क्योंकि हमारे आसपास जो हवा होती है वो चारों तरफ से हमारी बॉडी पर प्रेशर लगाती है और हमारी बॉडी उसके रिएक्शन में काउंटर प्रेशर लगाती है, जिससे कि वो बैलेंस रहता है और हमें उतना महसूस नहीं होता है। अर्थ की सरफेस पर एयर के वेट की वजह से जो प्रेशर लगाया जाता है उसको एयर प्रेशर बोलते हैं। हम जैसे जैसे अर्थ के लेयर्स के ऊपर जाते जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर सी लेवल पर होता है और वो हाइट के हिसाब से डिक्रीज़ होता रहता है, मतलब प्रेशर हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो एयर प्रेशर एक जगह के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमने थोड़ी देर पहले एयर सर्कुलेशन के बारे में देखा था। तो जब एक जगह की हवा बहुत गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसका पता आप उस जगह पर बहुत सारे बादल और वेट वेदर से लगा सकते हैं। जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पर हवा ठंडी होती है, क्योंकि आसपास की जो ठंडी हवा होती है वो उस लो प्रेशर को भरने के लिए भागती है। हाई प्रेशर को आप साफ़ आसमान और जो सनी स्काई होता है उससे पता लगा सकते हैं। हवा जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो आप समझें कि जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, जिसकी वजह से उस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जब ठंडी हवा उस जगह को भरने के लिए भागती है तो उसकी वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो एयर की टेंडेंसी होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। चाँद पर कोई भी हवा नहीं है और इसीलिए वहाँ पर एयर प्रेशर भी नहीं होता है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब वो चाँद पर जाते हैं तो उन्हें एक विशेष तरह का सूट पहनाया जाता है जिसमें कि हवा भरी होती है। अगर वो ये सूट नहीं पहने तो उनकी बॉडी से जो काउंटर प्रेशर लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर चाँद पर हवा नहीं होने की वजह से बाहर से प्रेशर नहीं आएगा और इसलिए वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके ब्लड वेसल्स फट सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को ब्लीडिंग भी हो सकती है। एयर का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट को ही विंड कहते हैं। एयर का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट को ही विंड कहते हैं। विंड को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये 3 टाइप के विंड्स को परमानेंट विंड कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में बहती हैं। सेकेंड टाइप है सीजनल विंड्स। ये विंड्स डिफरेंट सीज़न में अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, जैसे कि मॉनसून विंड्स। इंडिया में जब मॉनसून विंड्स एक डायरेक्शन में बहती हैं तो बारिश होती है, और जब मॉनसून ख़त्म हो जाता है तो वे विंड्स दूसरी डायरेक्शन में बहने लगती हैं, जिससे कि बारिश खत्म नहीं होती है। थर्ड टाइप की विंड है लोकल विंड्स। ये विंड्स एक पर्टिकुलर एरिया में दिन में या रात में कोई पर्टिकुलर टाइम पर ही चलती हैं, जैसे कि लैंड और सी ब्रीज। धरती या फिर धरती पर मौजूद बहुत सारी वाटर बॉडीज से जब पानी गर्म होकर इवेपोरेट होने लगता है या भाप बनकर उड़ने लगता है, उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। जब पानी गर्म होकर ऊपर उड़ने लगता है भाप बनकर, इससे एयर में जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिसको कि मॉइस्चर बोलते हैं। हवा में जब ये मॉइस्चर मौजूद होता है,
इसको ही ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब हवा गर्म होती है तो इसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जिससे कि दिन ज़्यादा ह्यूमिड होने लगते हैं। ह्यूमिड दिनों में जो कपड़े होते हैं वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और हमें बहुत पसीने आते हैं, जिससे कि हमें बहुत दिक्कत होती है। ऐसा आपने मॉनसून टाइम में ज़रूर फील किया होगा। जब वाटर वेपर या भाप बना जो पानी होता है वो ऊपर उठने लगता है तो वो ठंडा होने लगता है और वहाँ पर जाकर ठंडा होने के बाद वो कंडेंस होने लगता है, जिससे कि पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं। जब बहुत सारी ऐसी पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं तो वो बादल या क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जब ये पानी की बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं और बादल आगे फ्लोट नहीं हो सकते हैं तो वो बारिश बनकर वहाँ पर गिरने लगते हैं। इसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जब जो जेट प्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं तो वो अपने पीछे एक वाइट कलर की लाइन छोड़ते जाते हैं, क्योंकि उन प्लेन्स के जो इंजन होता है वहाँ से जो मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंस होने लगता है, इसीलिए हमें वो वाइट लाइन दिखाई देती है। प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में अर्थ पर गिरती है, उसे हम रेन बोलते हैं। धरती पर जितना भी ग्राउंड वाटर होता है वो रेन वाटर से ही आता है। डिफरेंट मैकेनिज़म्स के बेसिस पर हमने रेनफॉल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। रेन के अलावा हेल, स्नो, स्लीट ये भी प्रेसिपिटेशन के ही टाइप्स हैं।